सो हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेंस के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपने आप को पूरी तरह से गियर अप कर चुके हो जेईई मेंस एग्जाम के लिए। लेकिन इस बीच में कई बच्चे जो हैं उन्होंने मेरे से पूछा और कई बच्चों ने हमारे जो वीडियोज़ हैं उसमें भी कमेंट करके पूछा कि सर जो एग्ज़ाम है उसमें हमारी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए जिससे कि हम मैक्सिमम मार्क्स जेईई मेंस 2024 में स्कोर कर पाएं। तो मैंने सोचा इस पर भी एक वीडियो बना देता हूं, क्योंकि बच्चों जो भी अभी तक आपने पढ़ाई करी है वो तो इंपॉर्टेंट है ही सही, लेकिन एग्जाम में कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते हो, किस स्ट्रैटेजी के साथ पेपर अटेम्प्ट करते हो, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और कई बार बच्चे जो हैं अच्छी प्रिपरेशन के बावजूद गलत पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी जो है उसको अप्लाई करते हैं एग्जाम में, जिसके कारण उनके जो मार्क्स हैं रिड्यूस हो जाते हैं। इसीलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्ट्रैटेजी जिसको टॉपर्स फॉलो करते हैं और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके जो है आप जेईई मेंस 2024 में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी फर्दर डिले के आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस 2024 पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। तो अब कई बार जो ज्यादातर बच्चे जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं वो ये है कि बच्चों को लगता है कि सर मैथमेटिक्स का पेपर तो डिफिकल्ट आने वाला है, फिजिक्स का पेपर मीडियम रहेगा और केमिस्ट्री का पेपर आसान रहेगा। तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है सर? उनकी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि सर मैथमेटिक्स के पेपर में हम 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम देंगे, फिजिक्स में हम 1 घंटे का टाइम देंगे, केमिस्ट्री में हम 45 मिनट्स का टाइम देंगे और इस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट करके मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक केस स्टडी है। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस तरह का जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है वो फॉलो किया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आया सर? प्रॉब्लम ये आया कि उन्होंने मैथमेटिक्स से शुरुआत किया। अब मैथमेटिक्स का पेपर वास्तव में टफ आ गया था, कुछ क्वेश्चंस में वो उलझ करके रह गए सर। 1 आवर 15 मिनट की जगह उनका 1.5 घंटा पेपर अटेम्प्टिंग में लग गया। इसके बाद थोड़ा सा उनको पैनिक हो गया क्योंकि जो टाइम उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा टाइम लग गया और कई क्वेश्चंस उनसे नहीं बने क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में वो उलझ चुके थे। इसके बाद उन्होंने फिजिक्स में जो है 1 घंटे जो है पेपर अटेम्प्ट किया और 1 घंटा सोच करके चले थे, थोड़ा और टाइम लग गया सर क्योंकि वो ऑलरेडी पैनिक हो चुके थे। तो फिजिक्स में भी ऐसा हुआ कि कुछ पैनिक के कारण, नर्वसनेस के कारण कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई, कुछ ऐसे बनते हुए क्वेश्चंस जो है उनसे गलत हो गए। और इसके बाद सर केमिस्ट्री के लिए बहुत ही कम टाइम मिला क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स में जितना टाइम प्लान करके गए थे उससे ज्यादा टाइम उन्होंने लगा दिया और उसके कारण बनते हुए क्वेश्चंस छूट गए सर। जो क्वेश्चंस आप सही कर सकते थे वो भी छोड़ करके आ गए। तो यहां पर ये जो एक प्रॉपर वेल प्लान्ड पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही थी, बहुत ही लॉजिकल पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही थी, एक वर्स्ट स्ट्रैटेजी बन करके रह गई और बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी थी उनके भी कम मार्क्स आ गए। तो बच्चों इस तरह से प्री प्लान करके हम नहीं जा सकते हैं कि मैथमेटिक्स में हम ज्यादा टाइम देंगे, फिजिक्स में थोड़ा कम और केमिस्ट्री में और भी कम, क्योंकि यहां पर ये आप एक एजम्पशन कर रहे हो कि मैथमेटिक्स का पेपर टफ आने वाला है, फिजिक्स का पेपर मीडियम लेवल का आने वाला है और केमिस्ट्री का पेपर ईजी आने वाला है। लेकिन बच्चों इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। हो सकता हो आपका मैथमेटिक्स का पेपर आसान आ जाए, फिजिक्स का पेपर जो है टफ आ जाए, तो इस तरह से हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और हमें जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में ही डिसाइड करनी होगी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द पेपर। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी सजेस्ट करना चाहता हूं जो कि आपके लिए फॉलो करने में आसान है और जिसको यूज करके आप अपने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी को मैंने कई अपने दूसरे टीचर्स जो हैं, फ्रेंड्स टीचर्स हैं, उनके साथ भी डिस्कस किया है और वो भी अपने स्टूडेंट्स को यही स्ट्रैटेजी प्रिस्क्राइब करते हैं। पिछले कुछ सालों में मैंने ये स्ट्रैटेजी अपने स्टूडेंट्स को फॉलो करने के लिए कहा और उन जो स्टूडेंट्स थे उनका परफॉर्मेंस जो है जेईई मेंस एग्जाम में काफी अच्छा रहा। तो इसीलिए ये एक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली जो आपके मार्क्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होंगे। तो चलिए उस स्ट्रैटेजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जेईई मेंस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में सबसे पहली चीज ये है सर कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। और इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जो है अपने आप को पैनिक होने से रोक सकते हो, क्योंकि अगर आप पैनिक हो गए एग्जामिनेशन हॉल में तो डेफिनेटली आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके अलावा एग्जामिनेशन जो पेपर है उसके इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही अच्छे से एक बार आप पढ़ लीजिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, नेगेटिव मार्किंग की इंस्ट्रक्शंस, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस को है बहुत
बहुत ही अच्छे से केयरफुली आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको पेपर अटेम्प्ट जो है वो स्टार्ट करना है। तो सर जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो किसी भी क्वेश्चन को देखते हो तो क्वेश्चन अगर आपसे हो रहा होता है तो देखते ही आपको फील आ जाती है, देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि मेरे लिए जो क्वेश्चन है सॉल्वेबल है या सॉल्वेबल नहीं है। कौन से क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए सॉल्वेबल हो सकते हैं या किन क्वेश्चंस को आप सॉल्वेबल कैटेगरी में रख सकते हो। तो बच्चों आपके लिए सॉल्वेबल क्वेश्चंस वो होंगे जो उन टॉपिक्स से आए हैं जिनको आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रखा है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रखा है। तो सॉल्वेबल क्वेश्चन मींस क्वेश्चंस फ्रॉम दोस टॉपिक्स व्हिच यू हैव कवर्ड वेल, जिसको आपने अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, उसके कांसेप्ट्स आपके क्लियर हैं, जिनके क्वेश्चंस को आपने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, जिनके पीवाईक्यूज को आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, उन टॉपिक्स में आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तो डेफिनेटली उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए सॉल्वेबल रहेंगे अनटिल अनलेस अगर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ बना दिया गया तो ये हो गया सॉल्वेबल क्वेश्चन। अब बच्चों किसी भी क्वेश्चन को आप देखते हो तो आप उनको मेजरली 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हो। सबसे पहले सॉल्वेबल इजी, यानी कि आपने जो है उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर रखा है, उसी टॉपिक का क्वेश्चन है और करने में बहुत ही आसान है। इसके अलावा सॉल्वेबल मीडियम, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपने जिस टॉपिक को कवर किया उसी से आया है लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। इसके अलावा सॉल्वेबल लेंथी, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है लेकिन इस क्वेश्चन को करने में आपको 2-3 मिनट से ज्यादा लग जाएंगे, शायद 4 से 5 मिनट लग सकते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये लेंथी क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो 4th कैटेगरी होती है वो डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपने अच्छे से कवर नहीं कर रखा है या वो क्वेश्चंस हैं जो आपको देख करके कोई फील नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है या इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, डिफिकल्ट कैटेगरी में रख सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को देख करके आप उनको इन 4 कैटेगरीज में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो। अब आगे हम क्या करेंगे, तो एक बार अगर आपको ये कैटेगराइजेशन करना समझ में आ गया तो अब हम क्या करते हैं सर, पेपर अटेम्प्टिंग स्टार्ट करते हैं। अब पेपर अटेम्प्टिंग जब आप स्टार्ट करते हो तो आप चूज कर सकते हो। कई बच्चों को फिजिक्स में बहुत कॉन्फिडेंस होता है तो वो पेपर अटेम्प्टिंग फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, कई बच्चों को मैथ्स अच्छा लगता है तो वो मैथ्स से स्टार्ट करते हैं, कई बच्चों को केमिस्ट्री अच्छा लगता है वो केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है किस ऑर्डर में पेपर अटेम्प्ट करते हो वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। या तो मैथ्स को पहले अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो या फिर फिजिक्स को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। केमिस्ट्री को जनरली आप क्या कर सकते हो, इन बिटवीन रख सकते हो। और यदि आप शुरू में फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहे हो तो लास्ट में मैथ्स को अटेम्प्ट कर सकते हो, बीच में केमिस्ट्री, या फिर अगर शुरू में आप मैथ्स कर रहे हो तो लास्ट में फिजिक्स को रख सकते हो और बीच में फिर केमिस्ट्री रख सकते हो। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से जो है किस ऑर्डर में पेपर अटेम्प्ट करोगे वो चूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, किस सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस है। अब सर जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पेपर को आपको 3 राउंड्स में सॉल्व करना है। राउंड 1 क्या है सर, राउंड 1 में जो है आपको क्या करना है, सॉल्वेबल इजी। आप एक गो में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स आप पूरा एक गो में अटेम्प्ट करिए और केवल उन्हीं क्वेश्चंस को हाथ लगाइए जो कि क्या है, सॉल्वेबल है, यानी कि जिन टॉपिक्स को आपने अच्छे से कवर कर रखा है, जिन टॉपिक्स में आपको कॉन्फिडेंस है, साथ ही साथ वो इजी क्वेश्चंस हैं जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया आपका राउंड 1। इससे क्या इंश्योर हो जाएगा सर, इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में कोई भी आसान सवाल आपने छोड़ा नहीं है, हर आसान बनता हुआ सवाल आपने अटेम्प्ट कर लिया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे पेपर अटेम्प्ट करते समय टफ क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं और जब वो उन क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं तो उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसके कारण उनसे बनते हुए क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं। तो यहां पर हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि सर आपसे कोई भी इजी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्टों में जो भी इजी क्वेश्चंस है उनको आपने राउंड 1 में पूरा अटेम्प्ट कर लिया और इंश्योर कर लिया कि वो जो इजी मार्क्स थे वो आपने अपने पॉकेट में रख लिए। इसके बाद सर आप राउंड 2 में जाते हैं। अब सर राउंड 2 में आपको क्या करना है, फिर से वही ऑर्डर आपको फॉलो करना है और आपको इस बार क्या करना है, इस बार आपको सॉल्वेबल मीडियम और सॉल्वेबल लेंथी, ये वो क्वेश्चन है जिन टॉपिक्स को आपने अच्छी तरीके से कवर कर रखा है, जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है, जिनकी आपकी प्रैक्टिस है, कांसेप्ट्स क्लियर है, लेकिन वो जो क्वेश्चन थे थोड़े से मीडियम लेवल के थे, थोड़े से टफ लग रहे थे आपको, साथ ही साथ लेंथी क्वेश्चन से आपको लगा कि इसमें थोड़ा सा मेरा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो आपको राउंड 2 में सॉल्वेबल मीडियम एंड सॉल्वेबल लेंथी क्वेश्चंस जो हैं उनको एक बार खत्म कर लेना है। तो जनरली जब आप राउंड 1 और राउंड 2 अटेम्प्ट कर लोगे तो आपका मैक्सिमम टाइम तो वहीं कंज्यूम हो जाएगा। हो सकता है आपको राउंड 1 और राउंड 2 करने के बाद टाइम ही ना बचे, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो एक और आप फिर राउंड 3 ले सकते हो और इस राउंड 3 में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जो कि जिसमें कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उनको भी एक बार आप देख सकते हो और अगर आपको कहीं चांस लगता है तो उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको तुक्का स्ट्रेटजी के बारे में बताया था कि कुछ क्वेश्चंस में आप इंटेलिजेंट गेसेस लगा सकते हो। तो यहां पर भी आप थर्ड राउंड में ज्यादा क्वेश्चंस में ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी है। कुछ क्वेश्चंस में आपको अगर लगता है कि पार्शियल नॉलेज है, फुल नॉलेज नहीं है, तो आप उन क्वेश्चंस को में ऑप्शन एलिमिनेशन
इमेजिनेशन करके जो है तुक्का स्ट्रेटेजी फॉलो करके कुछ क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, उनके आंसर्स को मार्क कर सकते हो। तो इस तरह से राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में जब हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो ये एक बहुत ही ज्यादा लॉजिकल स्ट्रेटेजी होती है। इसमें हमने ये एंश्योर कर लिया कि सर हम किसी भी फंसने वाले क्वेश्चन में फंसे नहीं, किसी भी टफ क्वेश्चन में हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने इजी क्वेश्चन जो इजीली हमारे पास मार्क्स आ रहे थे उनको अपने पॉकेट में रख लिया। इसके अलावा हमने मीडियम और लेंथी क्वेश्चंस को भी मैक्सिमाइज करके अपने पॉकेट में रख लिया और डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस थे उनको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया, जिससे जो हमारा टाइम वेस्टेज है या हम कहीं पे फंसने वाले थे वो हमने अवॉइड कर दिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर देते हैं। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो एग्जाम देने के बाद आपको किसी तरह का कोई दुख नहीं होने वाला है कि सर हमने इजी क्वेश्चंस जो हैं वो छोड़ दिए, वो हमारे से छूट गए क्योंकि हमने कुछ टफ क्वेश्चंस में, कुछ लेंथी क्वेश्चंस में अपना टाइम वेस्ट कर दिया। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आपके लिए कॉशन है। कॉशन ये है सर कि जब भी पेपर सेट किया जाता है तो जानबूझ के उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखे जाते हैं जो कि टफ होते हैं, जो कि फंसाने वाले होते हैं, और अगर बच्चे उन क्वेश्चन से उलझ करके रह जाते हैं तो अपना सिग्निफिकेंट टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं कि बच्चों कोई भी क्वेश्चन अगर उलझाने वाला है तो उसको अपनी ईगो पे नहीं लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ, ये मैं इसको करके रहूंगा, मैं इसका आंसर निकाल के रहूंगा। ऐसा अगर आपने सोच लिया तो डेफिनेटली आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और फिर जब टाइम वेस्ट करोगे तो बनते हुए क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। इसीलिए इमोशनल नहीं होना है, ईगोइस्टिक नहीं होना है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है। सर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, जो कि लग रहा है कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जो कि टफ लग रहा है, जो कि उलझाने वाला लग रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ने में आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए। एक चीज ये समझ लीजिए कि यदि क्वेश्चन टफ है तो वो सबके लिए टफ है, बहुत ही कम लोग होंगे जो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए आपको छोड़ने में कोई दुख नहीं होना चाहिए, ना ही आपको इसको ईगो पे लेना है। आपका जो पर्पस है, आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है सर अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना, राइट? तो आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज ऐसे ही कर सकते हो। तो दैट्स इट, ये रही टॉपर्स के द्वारा फॉलो की जाने वाली पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका फायदा हुआ होगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कि किस तरह के वीडियो हम इस चैनल पर लेकर के आए जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। इसके अलावा कमेंट में आप ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये स्ट्रेटेजी जब आप एग्जाम में फॉलो करें तो इसके बाद आपको इस स्ट्रेटेजी का क्या बेनिफिट हुआ ये भी कमेंट बॉक्स पे एक बार जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।